हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्नचित होकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए होंगे। सही समझ रही हूँ ना? यस। इसी तरह से एक और बात ध्यान रखना कि बहुत अच्छा भोजन करना, अपनी नींद भी भरपूर लेना ताकि परीक्षाएं बेहतरीन तरीके से दे पाओ और रिजल्ट भी एकदम मजेदार आ जाए। चलो तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत के 4 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पाठ 5। नाम है रोज। जी हाँ, प्रतिदिन रोज रोज क्या होता है, ये रोज रोज क्या होने वाला है, क्या रोज की नियमित दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए। सुबह उठना है, अच्छे से नहा धोकर खाना पीना खाना है, थोड़ा सा उससे पहले व्यायाम करना है, मॉर्निंग वॉक पर जाना है, एक्सरसाइज करना है ताकि हम फिट रहें, और जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। इस प्रकार से अब देखते हैं क्या इस पाठ में भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने नियमित दिनचर्या के बारे में बताया है या किसी का नाम रोज है। चलो सब कुछ जानेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। बस एक शर्त है, वो शर्त ये कि आपको शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहना है ताकि आप इस कहानी को समझ पाओ। सच में बहुत ही मजेदार कहानी होने वाली है। एक किसी की भावनाएं या फिर व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं लेखक कि कोई कुछ समय जो रहता है ना, कितना परिवर्तनशील रहता है। कभी कुछ हो जाता है तो कभी खुशी, कभी गम, कभी हंसना, कभी रोना, और कोई भी जो खिलखिलाता रहता है कभी एकदम गंभीर भी हो सकता है, या जो हमेशा गंभीर सा रहता है कभी कभी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा भी बहुत अच्छा लगता है। अब यही सब कुछ होने वाला है इस पाठ में, तो हम चलते हैं सबसे पहले लेखक परिचय की ओर। लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इनका पूरा नाम आपने देख ही लिया है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से लिखा हुआ, तो आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होना, ये मत सोचना कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या फिर इनकी जो भी रचनाएं हैं अकेली अज्ञे नाम से ही चलती हैं। और अज्ञे का कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है जो एमसीक्यूज हैं उनमें कि सच्चिदानंद या फिर अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे लिखना है। कभी कभी ऑप्शंस में हीरानंद पहले लिखा रहता है, फिर वात्स्यायन लिखा रहता है, फिर सच्चिदानंद लिखा रहता है, तो आपको ये क्रम याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ताकि एक नंबर आप बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर सको। ठीक है, अब हम चलते हैं लेखक परिचय की ओर। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च सन 1911। ठीक है, 7 मार्च सन 1911 को आपका जन्म हुआ। निधन कब हुआ? 4 अप्रैल। याद रख लेना, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 7 मार्च को 1911 को जन्म और 4 अप्रैल सन 1987 को निधन हो गया। जन्म स्थान कहाँ था? कसे या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कब हुआ था? 7 मार्च 1911 से 4 अप्रैल सन 1987, उत्तर प्रदेश। माता पिता व्यंती देवी और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब यहां पर देखो हीरानंद दिखाई दिए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे यही है। सच्चिदानंद इनका नाम है, हीरानंद इनके पिताजी का नाम है, वात्स्यायन इनका सरनेम है और अज्ञे इनकी उपाधि है। इसलिए इनका नाम बड़ा लंबा सा है, तो आप सोच रहे हो एक व्यक्ति का नाम है या 4 व्यक्ति के नाम है? एक ही व्यक्ति के नाम है, लेकिन पिताजी का नाम बाद में जुड़ा हुआ है। अब ये क्या थे? प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे इनके पिताजी भी। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पर। ठीक है, घर पर रहकर पढ़ना, स्व अध्याय करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि कहे कहे या फिर किसी के कहने पर तो पढ़ने बैठ ही जाते हैं, जो अपने आप पढ़े वो सबसे बड़ी सफलता होती है। और ऐसे आप लोगों में से भी बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो ध्यान लगाकर अपने मन से पढ़ाई करते हैं। कभी कभी माता पिता को चकित भी कर देते हैं। मम्मी पापा भी कहते हैं बेटा अब सो जाओ, खाना खा लो, इतना भी मत पढ़ो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? या फिर ये कहता है कि थोड़ा पढ़ लिया कर, हाँ कम खाया कर। उल्टा उल्टा होता है या बिल्कुल सेम जो मैंने कहा? बताना जरूर। ठीक है, आरंभिक शिक्षा घर पर 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक, 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर और सन 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से बीए एमए किया। ठीक है, लाहौर से बीए और लाहौर से एमए इन्होंने किया। भाषा का ज्ञान, कौन कौन सी भाषाओं का इनको ज्ञान था? तो हिंदी तो है ही, संस्कृत भी थी, अंग्रेजी। ठीक है,
संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी। देखिए ये तो माना कि ठीक है भाई, ये तो हो ही जाती हैं अधिकतर लोगों के, इन भाषाओं को, अधिकतर लोगों को इन भाषाओं का ज्ञान रहता है। लेकिन इनके अलावा फारसी, तमिल आदि भाषाओं के भी ये जानकार थे। अभिरुचि मीन्स इंटरेस्ट किसमें था? बागवानी, गार्डनिंग करने में, पर्यटन, घूमने में, फोटोग्राफी, यस उसमें भी था, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, शिल्पकला इत्यादि में प्रवीण थे। प्रवीण मतलब स्किल्ड, समझ में आया? कृतियां हैं, छोड़ा हुआ रास्ता, ये कृतियां मीन्स होता है रचनाएं, तो इनकी रचनाएं थी छोड़ा हुआ रास्ता, शेखर एक जीवनी, उत्तर प्रियदर्शी नाटक था, और सदानीरा अंतरा। ठीक है, ये सब इन्हीं के रचनाएं हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इस चैप्टर में या इस वीडियो में आपको क्या समझ में आने वाला है या क्या देखने वाले हैं। तो ये जो रोज कहानी है लेखक की, इसमें क्या कहा है कि लेखक ही कथावाचक हैं, जिन्होंने लिखी है वही इस कहानी को बोलते भी हैं, वही इस कहानी उन्हीं के माध्यम से ये दर्शाई भी गई है कि उन्हीं की मतलब अपने आप को शामिल करते हुए कहानी कहते हैं ना। जैसे और भी बहुत सारे, जैसे कि यदि हम बात करें शिवपूजन सहाय जी की, या फिर हम भगत सिंह जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, और भी कई लेखक हैं जो लिखते भी स्वयं हैं और अपने आप को शामिल भी कर लेते हैं उसी रचना में। तो कथावाचक किसको कहा जाता है? जो अपने आप को शामिल कर लेता है। तो लेखक के साथ की ही ये घटना है कि प्रस्तुत कहानी रोज में लेखक ही कथावाचक हैं और पात्र भी लेखक ही हैं। मालती और कथावाचक के दूर के भाई बहन का रिश्ता है। एक मालती नाम की स्त्री है इसमें, और मालती और लेखक के बीच में भाई बहन का नाता है, और मतलब मुंह बोली भाई बहन कह सकते हैं या गुरु भाई बहन कह सकते हैं, इस प्रकार का इनका रिश्ता है, नाता है। साथ में पढ़े थे, साथ में अपने काम वाम जो भी होमवर्क वगैरह किया करते थे। तो जो मालती थी, जो इसमें कैरेक्टर है, वो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। बातचीत पे मतलब पढ़ाई में तो उसका कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। कहती अरे पढ़ना भी तो बोरिंग होता है, इस तरह से कि मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लेखक तो हमेशा स्टार्टिंग से ही लिखने और पढ़ने में बहुत उनकी रुचि थी, तो वो उनको आपस में लड़ाई झगड़े होते थे जैसे भाई बहनों के होते रहते हैं। तो वो अब क्या हुआ कि अचानक से मालती के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण उसका पूरा जो भी रवैया था, जो भी व्यवहार था, जो भी उनका मतलब रहन सहन का तरीका था, वो पूरा परिवर्तित हो गया। क्या हुआ देखो। मालती और कथावाचक के दूर के भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन सहचर्य जनित राग भी है, मतलब बहुत अच्छा प्रेम भी है दोनों के बीच में, जैसे भाई बहनों का रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है। मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उनके घर जाता है। अब मालती का विवाह हो चुका है और उसके विवाह को 4 साल हो चुके होते हैं। तो एक बार लेखक मालती के घर जाते हैं। अब देखो, वहां पर घर जाने के बाद, किसके घर जाने के बाद? मालती के घर जाने के बाद लेखक क्या देखते हैं वो बड़ा उनको अचरज में डाल देता है कि वो मालती जो हमेशा चहकती रहती थी, वो मालती जो हमेशा चंचलता जिसके स्वभाव में थी, आज वो एकदम साधारण सी अब संपूर्ण गृहस्थ जीवन जी रही है और कोई चंचलता नहीं, सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बंधे बंधाए ढर्रे में चल रहा हो। ऐसा क्या हुआ? वहां वह मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ पाता है। मालती को जब देखा तो कहते हैं ना कि अरे इनके घर तो थोड़ा, किसी के भी घर जाओ तो एक अलग हम समझ में आ जाता है ना कि इनके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है। किसी के घर जाओ तो हाँ बढ़िया है, मस्त है, सबको अपना अपना कार्य करने की आज़ादी है, सब मस्त होकर रहते हैं, चलो अच्छा लगा। किसी के घर जाओ, अरे यहाँ तो कुछ अलग ही रवैया है, यहाँ तो पुरुष या पुरुषों का वर्चस्व है, पिता हुए, पति हुए, बेटे हुए, वही अपनी धाक जमाते रहते हैं, स्त्रियों का तो कोई वजूद ही नहीं है। ये भी देखने को मिलता है। कहीं ये लगता है कि बल घर के काम काज में ही लगे हैं, बच्चों के पालन पोषण में लगी हैं स्त्रियां। तो ऐसा ही कुछ मालती के साथ क्या हुआ है देखो। पति क्या थे मालती के? डॉक्टर पति महेश्वर का नियत समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, कांटा चुभने जैसे गैंग्रीन के मरीजों के कभी हाथ तो कभी पांव काट कर इलाज करने की बात बताना। अब मालती के जो पति थे वो थे डॉक्टर। गैंग्रीन एक रोग होता है, ठीक है, अभी हम और बिल्कुल जानेंगे, जिसमें यदि जहां पर वो रोग हुआ, अक्सर यदि पैरों में हुआ है किसी जहरीली चीज़ के चुभ जाने से या पत्थर लोहा या जो भी कुछ, ठीक है,
टिटनेस अलग होता है। तो वहां पर उस पैर को काटना पड़ता है। तो जब भी उसकी बातें, जैसे जैसे ही लेखक मालती के घर पहुंचे तो उनके पति अपनी बातें सुनाने लगे कि ये होता है तो अस्पताल में ऐसा होता है। मालती का कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा था, मालती कुछ भी नहीं सुना पा रही थी। कांटा चुभने से गैंग्रीन के मरीजों के कभी हाथ तो कभी पांव काटकर इलाज करने की बात बताना, पुनः भोजन करके वापस जाना, सब कुछ। मालती का पति के समयानुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना, पति का इंतजार करना, नल से पानी आने के समय का भी इंतजार करना, जैसे रोज रोज के काम, और यहाँ तक कि रोते बिलखते बच्चे टिटी के प्रति भी एक रागहीन संबंध का निर्वाह करना आदि। अब यहाँ पर ये बता रही कि भाई मेरे पति ऐसे हैं, या पति स्वयं भी बता रहे कि डॉक्टर हूं तो ये करता हूं वो करता हूं। फिर वो पूरी तरह से ग्रस्त जीवन में मालती रम जाती है। लेखक चकित होकर सब कुछ सुनते रहते हैं। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो मालती का घर और उसके घर के सदस्यों में जीवन का कोई उत्सव का अवसर नहीं था। ना तो उनके जीवन में कोई चहकदमी थी, ना उनके जीवन में कोई उल्लास था। एकदम सब बुझा बुझा सा चल रहा था। वहां एक मध्य वर्गीय जड़ता थी जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। मालती के पति का पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत अस्मिता के प्रति, संबंधों के प्रति व्यवहार रूटीन प्रकृति का है। मतलब जो भी एक पति और पत्नी के बीच प्रेम होता है, या हंसी अटखेलियां होती हैं, सौंदर्य की बात करें, व्यक्तिगत अस्मिता मतलब एक निजी जो पर्सनालिटी रहती है, अपना वजूद, सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं नजर आ रहा था। सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था, पति के इर्द गिर्द और बच्चों के इर्द गिर्द। अब लेखक देखते जा रहे हैं, चुपचाप रहते जा रहा है। अब देखो, लेखक को लगता है कि मालती जो कभी अल्हड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी, लेखक के सहचर्य में प्रसन्न और खिलखिली रहती थी। हमेशा वो खिली खिली सी रहती थी, हंसती खेलती थी, सब कुछ बड़े मजे से चलता था। विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यम वर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। सिर्फ 4 साल ही तो हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी सारी जो आदतें थी, जो उसका व्यवहार था, वो एकदम परिवर्तित हो गया। आखिर क्या हुआ? लेखक बड़े कंफ्यूजन में कि ऐसा क्या हुआ। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके इस मित्रवत भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाती, जबकि वो 4 साल बाद मिलने आते हैं। फिर भी अचानक से देखकर नहीं हम एक्साइटेड हो जाते, अरे वाह जल्दी आओ ना, अरे कितने दिनों बाद आए हो, आओ आओ बैठो, चलो मैं तुम्हें ये लाती हूँ, ये खिलाती हूँ। नहीं, आ गए हैं, आ जाओ, बैठ जाओ, जो साधारण रूप से काम किए जा रहे हैं ऐसा हो गया। तो इसके पीछे क्या है? ना खुशियां बताती है, ना दुख साझा करती है। लेखक भी स्तब्ध और निशब्द होता जाता है। स्तब्ध मतलब शॉक्ड हो जाता है। स्तब्ध को जैसे अंग्रेजी में शॉक्ड कहते हैं ना, उसी तरह से स्तब्ध शब्द याद रखिएगा बेटा। स्तब्ध मतलब शॉक्ड, निशब्द मतलब स्पीचलेस। इस तरह से कि अब वो क्या कहे इसके बारे में, देखकर कुछ नहीं कहते हैं लेखक। जिस प्रकार घड़ी, अब उदाहरण दे रहे हैं लेखक कि वो मालती की स्थिति तो ऐसी हो गई है एक घड़ी की तरह, जो दीवार पर टंगी रहती है या हाथ में भी बंधी रहती है, नियमित बस समय दिखाने रहने का ही उसका काम है कि बस निरंतर एक ही दिशा में चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती चलती है, उसी तरह से मालती भी एक एक घंटे के साथ उस घर के ढर्रे को आगे बढ़ाती है। और घर में एक मुर्दा शांति भर चुकी है। मतलब कह सकें कि पूरी तरह से ऐसा लगता है कि सब कुछ नीरस सा हो चुका है। ढर्रा मतलब होता है नियमित दिनचर्या, और वो भी ऐसी दिनचर्या जो बोरिंग टाइप की हो। यह कहानी अखबार के एक टुकड़े के प्रति मालती की जिज्ञासा को देखकर पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्य वर्गीय स्त्री के नियति का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती। अब देखो क्या बताया इस बात के माध्यम से। वो ये कह रहे हैं कि जब मालती का पति जिस अखबार के टुकड़े में आम लपेट कर लाता है, वो सब ये देख रहे हैं लेखक कि क्या हो रहा है। पेपर लाए और जैसे कभी नहीं आम लपेट कर ले आए, कुछ भी न्यूज़पेपर से ऐसे फोल्ड करके, तो मालती उसी कागज़ के टुकड़े को पढ़ती है। क्यों? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं था कि वो समाचार पत्र भी उठाकर सही से पढ़ सके, या फिर क्या उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपने लिए कोई समय निकाल सके? तो मालती उसे पढ़ने लगती है। लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचते हैं कि यही मालती पढ़ने से दूर भागती थी। तब उसके जीवन में पढ़ाई की उबाऊ चर्या के मतलब इस तरह से उबाऊ
एक नई दिनचर्या होती है, उसमें खेलने कूदने की कल्पनाएं करने के, किस्से गढ़ने के सुंदर एहसास थे। पूरी तरह से लेखक उस समय की मालती को याद कर रहे हैं और उन्हें ये लगा था कि मालती से चलो मिलने चलते हैं। कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, आज भी हम मिलकर बड़े खुश होंगे। लेकिन मालती के घर जब वो जाते हैं तो वहां कुछ और ही माहौल पाते हैं। आज एक मध्य वर्गीय गृहस्थिन की मनहूस दिनचर्या से बाहर झांकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं बस। ओह, कितनी बड़ी बात कही है, समझे बेटा, कि अखबारों के टुकड़े के माध्यम से वो बाहर की दुनिया के बारे में जान रही है। उसको क्या इतनी भी आज़ादी नहीं है, या वो स्वयं अपने आप में ऐसी कैद सी हो गई है जो बाहर निकलना ही उसके लिए, उसका घर ही एक कैद खाना या सब कुछ बन गया है। वो बाहर नहीं जा पा रही है, बाहर अपने आप के वजूद का निर्माण नहीं कर पा रही है। बाहर किसी दुनिया के बारे में जानना है तो वो इस न्यूज़पेपर के टुकड़े के ऊपर निर्भर हो गई है, जिनसे छनकर वह इस रोज की दुनिया के परे चले जाना चाहती है। लेकिन आधुनिकता के दबाव में व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है, वह खुद के प्रति भी अजनबियत का शिकार हो जाता है आधुनिकता के दबाव में। यदि जैसे सत्ता की बात करें, जैसे कि पहले की यदि हम बात करें तो आपको पता ही है स्त्रियों की क्या दशा होती थी, दयनीय दशा थी, जब किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। शिक्षा की भी किसी को परमिशन नहीं थी, 4 दीवारी के अंदर कैद रहा जाता था स्त्रियों को और रखा जाता था, और सिर्फ यही मानकर चला जाता था कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ घर की रसोई है, बच्चों का पालन पोषण करना है, ये पढ़ लिख कर क्या करेंगी, ये बाहर जाकर क्या करेंगी, इस तरह की दुनिया है। तो अब लेखक यही तो सोच रहे हैं कि लेकिन आधुनिकता के दबाव में व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है, मतलब पूरी तरह से मशीन की तरह हो गया है। क्या दूसरों पर आश्रित रहकर क्या व्यक्ति सिर्फ दूसरे के जो विचार या ख्याल होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सोचता है? वह खुद के प्रति भी अजनबी की तरह शिकार हो जाता है, अजनबीयत का शिकार हो जाता है, कि वो खुद से खुद का ही परिचय नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सब कुछ एकदम लुप्त सा हो जाता है। वह जीवन जीता नहीं, ढोता है। ऐसे में जब हमारी आकांक्षाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं सब कुछ मरसी जाएं और हमेशा हमें दूसरों की इच्छाओं को अपनी जिम्मेदारियां या अपना दबाव समझकर करना हो, तो ऐसा लगता है जैसे ये जीवन हम जी नहीं रहे हैं, बस ढो रहे हैं बोझ की तरह। ठीक है, कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तिगत अस्मिता और मशीनी जीवन के त्रासद अंतः संघर्ष का आख्यान है या व्याख्यान है। हम ये कह सकते हैं कि लेखक ने साफ साफ ये कहा है कि मालती की जो कहानी लेखक ने स्वयं यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए बताई है, उसमें ये बताया है कि किस तरह से 2-3 चीजें कि आधुनिकता के आईने में, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के एक गिरफ्त में व्यक्तिगत अस्मिता, मतलब अपनी जो खुद की पर्सनालिटी है, अपना जो वजूद है, और मशीनी जीवन के त्रासद अंततः संघर्ष का आख्यान है। एक तो मशीनी जीवन, हर चीज़ के लिए बिल्कुल निर्भर रहना है हमें, ये होगा तो ऐसा होगा, हम अपने हाथ पैरों को एकदम ऐसा है कि हैं तो लेकिन किसी काम के नहीं बचे हैं, क्या ऐसा कुछ है? यदि घर में हम बैठे रहते हैं तो ये सच में हाथ पैरों में भी जंग सी लग जाती है और दिमाग भी काम नहीं करता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मालती के साथ। तो यहाँ पर इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है बेटा कि जितना भी हमें इतना प्यारा जो मनुष्य जीवन दिया है प्रभु ने, उसका हमें बहुत अच्छे से उपयोग करना है, अपनी खुशियों का ख्याल रखना है, अपनी खुशियों का ख्याल रखते हुए दूसरों की या अपनों की खुशियों का भी ख्याल रखना है, और जीवन को बहुत रंगीन बना देना है। कैसे? हंसते रहना है, खिलखिलाते रहना है, मिलजुल कर रहना है और एकदम स्वस्थ रहना है। जब स्वस्थ रहोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, जब हंसते रहोगे तो आसपास का वातावरण भी सकारात्मक रहेगा। यही इस चैप्टर में बताया है। समझ में आया? अब हम चलते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए, या मालती के घर का वातावरण कैसा था? बताइए, कैसा था घर का वातावरण? उबाऊ सा? हाँ, एकदम सब कुछ बंधे बंधाए ढर्रे में, कैद खाने की तरह ऐसा था। नियमित रूप से पति का अस्पताल जाना, फिर वहाँ के हालचाल सुनाना, ये करना वो करना, मालती द्वारा पानी का इंतज़ार करना कि नल कब आएंगे, जब पानी भरूंगी, पतिदेव आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन तैयार कर लूँ, बच्चे की देखभाल करना, उसको सब
सारा काम, खिलाना पिलाना सब कुछ, यही उसका दिनचर्या सी हो गई थी, जो कि एकदम बोरिंग सी थी, जिसमें कुछ भी उसकी रुचि का कुछ भी नहीं था। मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ था। डॉक्टर पति का नियत समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, पुनः भोजन करके वापस जाना, मालती का पति के समय अनुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना। मतलब जैसे पति का रूटीन है, जिस तरह का पति का रूटीन है, उसी तरह से उसी दिनचर्या का पालन करना, सभी कार्यों को पति के अनुसार करना, पति का इंतजार करना, रोते बिलखते बच्चे के प्रति एक रागहीन सा संबंध निर्वाह करना आदि। कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों में जीवन का कोई उत्सव या अवसर नजर ही नहीं आया। लेखक को कहीं भी कुछ भी मालती का अस्तित्व समझ में नहीं आया कि वो आखिर जीवन जी क्या रही है, किस उलझन में या किस दबाव में मालती वो हो गई जो ऐसी थी ही नहीं। वहां एक मध्यवर्गीय जड़ता थी, एकदम ऐसी मनहूसियत जिसको कहते हैं ना, उस तरह का रवैया दिखा, जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी कि क्या होगा, बस स्थिरता है, जड़ता है, वही हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ना कोई आगे जाने के बारे में सोच रहा है, ना कोई खिलखिला रहा है, ना कोई हंस रहा है, ना कोई आपस में बोल रहा है। ये क्या है, क्या पूरी तरह से कैद हो चुका था। अब यहाँ पर मुझे बताइए, क्या नियमित रूप से इस तरह से मालती की तरह जीवन जीना क्या बुरी बात है? लेखक ने यहाँ पर मालती के घर का जो माहौल है उसको नकारात्मकता के साथ, या यूं कहूं कि स्पष्ट रूप में यहाँ पर हमारे समक्ष साझा किया है। तो क्या लगता है आपको कि मालती का जीवन सही तो था कि यदि वो घर में रहती है? एक कहने की तात्पर्य है, मैं दोनों पक्ष रख रही हूँ। एक तरफ बेचारी मालती का कोई अस्तित्व नहीं था, दूसरी तरफ अस्तित्व का क्या है भाई, अच्छा खासा पति मिला था, पढ़ा लिखा पति था और साथ ही साथ डॉक्टर था। अब उसके अपने मर्जी से तो वो कोई काम करता नहीं था, वहां भी उसके लिए मरीज वेट करते थे, तो नियम पूर्वक वो जाएगा भी आएगा भी। और एक गृहस्थ जीवन में जो मालती जी रही थी, बच्चे छोटे छोटे थे तो वो घर से बाहर जा नहीं रही थी। तो यदि घर के काम काज को करना क्या कोई बुरी बात है? सब बताना मुझे। या फिर किसी के प्रति हमारे मन में जो स्नेह की भावना रहती है उसके कारण हम उसको उस नजरिए से देखते हैं, बेचारीपन दृष्टि से। तो आप मुझे बताना कि मालती के घर का माहौल आपके अनुसार कैसा था? लेखक ने तो अपने स्वयं बता दिया, अब आपके अनुसार बताना। अगला प्रश्न है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। जब भी लेखक गए, ठीक है, तो पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। एकदम नीरसता थी घर में, एकदम सुकून कहूँ या क्या कहूँ, सब सन्नाटा कह सकते हैं इसको। तो शाम को अक्सर लोग दिन भर की चहलकदमी के पश्चात एक खालीपन का अनुभव करते हैं। व्यक्ति और उसका परिवेश मानो किसी एक अनिश्चित बिंदु पर ठहरा हुआ सा होता है कि हो सकता है कुछ कल की प्लानिंग चल रही हो, या फिर कल क्या करेंगे नहीं करेंगे ये सब चल रहा हो। विचारों, कर्मों और संबंधों में कोई जुबिश नहीं होती। लेखक मालती के घर में भी इसी शाम सी उदासी को लक्षित करता है कि उसके घर में कुछ भी नया सा नहीं हो रहा है कि कल क्या होने वाला है, या आपस में कोई हंस बोलकर बातें कर रहा हो। इसलिए लेखक को मालती के घर का जो माहौल था वो बड़ा बोरिंग सा लगा, उबाऊ सा लगा, उदासीन लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो लेखक और मालती के बीच का जो संबंध था वो भाई बहन का संबंध था। सगे भाई बहन नहीं थे, लेकिन मुंह बोले भाई बहन थे, जो गुरु भाई बहन भी कह सकते हैं कि दूर के भाई बहन का संबंध था। लेखक बचपन से ही वो दोनों, लेखक और मालती, साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, और मतलब जैसे बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, मारना पीटना, ये सब उन्होंने बड़े अच्छे से अपना बचपन साथ बिताया। और सभी क्रियाकलाप और सहचर के चलते उनमें एक मतलब सखी के तरह, दोस्त की तरह भी भाव आ गया था। उनके परस्पर व्यवहार में हमेशा इसी सख्य भाव की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही, कभी भ्रातृत्व या बड़े छोटे का संबंध नहीं रहा। मतलब वो एक आयु के थे तो आपस में झगड़ा, मारा पीटी सब चलता था, खेल, हंसी ठिठोली सब चलती थी। तो भाई बहन का आदर या सम्मान वो भावना नहीं था, एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह उनके बीच का संबंध बताया है लेखक ने। अगला प्रश्न है, मालती के प्रति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दीजिए। महेश्वर कौन थे? मालती के पतिदेव। क्या थे?
अरे डॉक्टर थे भाई, कैसे कैसे डॉक्टर थे, अच्छे खासे डॉक्टर थे। गैंग्रीन जैसे रोगों से पीड़ित जो मरीज हुआ करते थे, उनके हाथ पैरों को काटना, फिर इसी के बारे में वो लेखक को भी बताते हैं कि ये होना वो होना। या फिर मालती स्वयं भी लेखक से कहती है कि मेरे पति डॉक्टर हैं, इतने बजे जाते हैं, वहाँ पर आते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार मेरी दिनचर्या चलती है। तो ये सब चल रहा था कहानी में। मालती के पति महेश्वर एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, परंतु उनके अंदर एक मध्य वर्गीय पति की सभी जड़ताएं भरी हुई हैं। अब देखो, कहने को यहाँ पर लेखक इसलिए थोड़ा सा इस पाठ के माध्यम से हमें उदास सा कुछ बता रहे हैं कि कहने को डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनमें एक जो पति का अहम भाव नहीं रहता है, जैसे कि कोई कम शिक्षित हों या फिर रूढ़िवादिताओं से जो बंधे हुए हों, जिनका मन और मस्तिष्क रूढ़िवादियों में फंसा हो, उस तरह का उनका रवैया था। ये करो तो वो ला दो, तो ऐसा करो तो वो करो, मतलब प्रेम या राग की भावना उनके मन में नहीं थी अपने परिवार के प्रति। ठीक है, उनके अंदर एक मध्यवर्गीय पति की सभी जड़ताएं भरी हुई हैं। पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत अस्मिता के प्रति, संबंधों के प्रति उनका मन उचाट सा है, या एकदम यूं कहें कि वो पूरी तरह से बुझे हुए से है। उनको अपने परिवार से प्रेम नहीं है, बस अपने काम के बारे में ही वो बातचीत करते रहते हैं पूरे समय। अब आया है जिस रोग की चर्चा की गई है कि गैंग्रीन में हाथ पैर मरीज के काटने पड़ते हैं, तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें बेचारा मरीज के हाथ पैरों को ही काटना पड़ता है? गैंग्रीन पैर में किसी नुकीली चीज के चुभ जाने से फैलने वाले जहर से उपजा हुआ रोग है। प्रायः इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के पैर काटने पड़ते हैं, या जहां भी हो गया है काटने ही पड़ते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपने ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को सुन लिया है। रोज, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित पाठ है, इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। मालती की कहानी है, उसके परिवार की कहानी है। लेखक अपने अनुभवों को साझा करता है। क्यों? क्योंकि वो मालती के साथ एक बहुत ही प्रेम भरा संबंध रखता है। दूर के भाई बहन थे, लेकिन चूंकि बराबरी के थे तो आपस में खेलना कूदना सब कुछ बचपन उन्होंने अच्छे से साझा किया है। इसलिए उनको बड़ा बुरा लगा कि वो मालती जो हमेशा चहकती रहती थी इस तरह से उदास रहने लगी है। उनको बड़ा दुख हुआ। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपने सुना है। इस पाठ से कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप उनका उत्तर जरूर लिख दोगे। इसी विश्वास के साथ मिलेंगे फिर। बाय, थैंक यू सो मच।